एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय चुनावी दौर चल रहा है और जिस तरह से जम्मू नॉर्थ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। जम्मू वेस्ट का हिस्सा जो है जम्मू नॉर्थ में शामिल हो चुका है और जिस तरह से कई उम्मीदवार जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अजय सदोत्रा जी हैं, भाजपा की बात करें तो श्यामलाल शर्मा जी हैं, इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मुकाबला कर रहे हैं। आज मेरे साथ जो है प्रियंका शर्मा जी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो मर्ज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है अपनी सपोर्ट देने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले हम अजय सदोत्रा जी से बात करते हैं जो जम्मू नॉर्थ के प्रत्याशी हैं। सर, इलेक्शन को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जिस तरह से चुनावी प्रचार की बात करें, काफ़ी तेज़ी आ रही है और काफ़ी समर्थन जो है आपको पब्लिक का मिल रहा है और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आपके साथ शामिल हो गई हैं, आपकी सपोर्ट में उतरी हैं, तो कितना लाभ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने वाला है? यहाँ तक तल्लक है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मैं जॉइंट उम्मीदवार हूँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथी भी कंपेन कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी जो है वो अपनी ज़मानत बचाने के लिए प्रयास कर रही है। इस स्टेज पे वो पहुंच चुकी है और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरान होगा। मैंने अपने साथियों को सबको कहा है कि आपने सब्र से रहना है, आपने उनके इश्तियाल में नहीं आना है। वो कोशिश कर रहे हैं इश्तियाल देने की। मैंने अपने हिंदू भाइयों से भी कहा, मुस्लिम भाइयों से कहा, सिख भाइयों से कहा। मैंने कहा आपने इश्तियाल में नहीं आना, आपने बड़े आराम से पहली जो अक्टूबर है उसको वोट डालना है और वही हर चीज़ का जवाब होगा, बजाय इसके हम किसी झगड़े में पड़े या किसी तनाज़ा में पड़े। उनकी हरगिज़ कोशिश है कि यहाँ का माहौल ख़राब हो। मगर मैं जम्मू नॉर्थ के खासकर जो एरिया रूरल एरिया है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कभी यहाँ माहौल ख़राब नहीं हुआ, यहाँ कोई कम्युनल बात नहीं हुई। ये लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। आज ये प्रियंका शर्मा जी अपने कंटेस्ट से विड्रॉ होके ये हमें सपोर्ट करेंगी। मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कोशिश इजहार किया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहती हूँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है, हमें उसके लिए भी इनका स्वागत करते हैं। तो सदोत्रा साहब, क्या लगता है कि कितना लाभ जो है इनका आपकी पार्टी में शामिल होने से आपकी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, पर्टिकुलर आपको इन चुनावों में लाभ मिलेगा? इलेक्शन में तो हमारी कोशिश होती है एक एक वोट का हिसाब करें। जितना भी ये वोट ला सकेंगी ये हमको ही फ़ायदा होगा। और एक जो इनके सपोर्टर्स हैं उनमें भी एक चर्चा चल रही है, भाई इन्होंने नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को, सांझे उम्मीदवार को सपोर्ट की है और ये पार्टी भी ज्वाइन कर गई हैं। तो एक बड़ी बात होती है कि कैंडिडेट जो मन बना के बैठा था कि मैंने इलेक्शन लड़नी है, बाकी हार जीत परमात्मा के हाथ में है, और मन बना के बैठा था और मिड ऑफ द इलेक्शन में इन्होंने ये मन बनाया कि नहीं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। यकीनन इसके आने से हमें फ़ायदा होगा और हम बाकी जो प्रत्याशी हैं उनसे भी अपील करते हैं, अगर वो भी कोई हमारी सपोर्ट में आना चाहता है उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी है और ये जो अलायंस है ये दो बड़ी पार्टियों का अलायंस है। सदोत्रा साहब, जिस तरह से कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वो लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, 28 सितंबर को वो पुनः जम्मू आ रहे हैं और MAM स्टेडियम से जो है जम्मू की जनता को संबोधित करेंगे और संभवतः जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा के खेमे से उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा के लिए जो है वोटिंग की जाए। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल से यहाँ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बड़ा जोश था, अंधविश्वास था। आज विश्वास थोड़ा टूट गया है। 10 साल में लोग बड़े चूर चूर हो गए हैं। उनके वो कहते हैं ना, डोगरी में कहते हैं नासे धूं लग गया है। वो सोच रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने हमको क्या दिया। इन्होंने की बेरोज़गारी, इन्होंने बच्चों को नशे की तरफ लगाया, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। यहाँ पानी की किल्लत है, यहाँ बिजली की किल्लत है, यहाँ गलियों का बुरा हाल है, नालियों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। और इसके साथ साथ इन्होंने उनकी बुज़ुर्गों की पेंशन बंद कर दी, राशन बंद कर दिया और सबसे बड़ी बात स्मार्ट मीटर लगा लिए। और आज ये
पानी के स्मार्ट मीटर खरीद के बैठे हैं कि हम जाके इसके बाद वो करेंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, आगे ये कानून बना के बैठे हैं। तो हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मेहरबानी करके अंधविश्वास में मत रहिए। दिल्ली की इलेक्शन हो गई, वो मसला ख़त्म हो गया। अब आपकी अपनी इलेक्शन है जिसमें आपने अपना एमएलए बनाना है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए, स्मार्ट मीटर के बचने के लिए, अपने ये बिजली के किरायों के बचने के लिए, अपने पानी के मीटर से बचने के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए, बच्चों को नशे से निकालने के लिए, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए वो लोग जो हैं वो यकीनन इस अलायंस को, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जो अलायंस है, इसको वोट देंगे। और वो समझते हैं कि हमारी जो मुश्किलात हैं 10 साल में बड़ी हैं, कम नहीं हुई। निसंदेह जम्मू कश्मीर में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार दिग्गज नेता आ रहे हैं और बार बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं तो जनता पर पड़ेगा? अगर एक बार 10 बार एक ही चीज़ रिपीट की जाए तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ता है। अब जनता को पता चल गया है कि बीजेपी झूठ बोलने में हेडमास्टर है। पहले उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की, वो मसला झूठा निकला। फिर उन्होंने बात की हम 15-15 लाख रुपया देंगे, वो मसला झूठा निकला। फिर कहा किसानों की आमदन 2022 में डबल करेंगे, डबल आमदन नहीं हुई बल्कि खर्चा डबल हो गया, वो भी झूठ निकला। फिर उन्होंने कहा इसको डिजिटल इंडिया बनाना है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है। फिर उन्होंने कहा जहाँ नल वहाँ जल, नल लग रहे हैं क्योंकि पाइपों की कमीशन मिलती है, जल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ 24-24 दिन, 20-20 दिन, 14-14 दिन पानी नहीं आता। ये सबअर्बन एरिया है, ये कोई दूर दराज का नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों को जब 24 दिन पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या इनकी बात सुने कि हिंदू धर्म खतरे में है और ये देश खतरे में है? ना देश खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में है। ये इनका अच्छा मैनिफेस्टो की आपने बात की जी। मैनिफेस्टो जहाँ तक तल्लक है, मुझे अफसोस आता है। कम से कम झूठ का लेवल होता है कोई, बिल्कुल ही अंधविश्वास। और छोटा आदमी झूठ बोले तो वो शायद इतना महसूस नहीं होता। जब माननीय होम मिनिस्टर और एक महान देश, मेरा देश बहुत महान है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मेरे महान देश के होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई तो ये शंकराचार्य का नाम चेंज कर देंगे। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? सच्ची बात बताना। नहीं, सच्ची बात बताना। उसमें गंडोला की बात की गई है। ठीक है, गंडोला का लफ्ज़ क्या होता है? चेंज हमने उनको कहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, जहाँ वो यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, जहाँ उस यूनिवर्सिटी को आग लगा दो और एक नई यूनिवर्सिटी में पढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं शंकराचार्य की बात करें या फिर हरिप्रवर की बात करें, उसको ब्रैकेट में लिखा गया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कश्मीर में लोग उसको बोलते हैं तख्त सुलेमान, जम्मू में हम लोग बोलते हैं शंकराचार्य। अब ये तख्त सुलेमान भी हो गया खुदा का तख्त, तो ना उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। चेंज का लफ्ज़ कहाँ है मुझे ये बताइए। अगर चेंज का कोई लफ्ज़ है मैं आज से छोड़ दूँगा। देखिए, बात सुनिए, मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके एक दफ़ा मेरा मैनिफेस्टो पढ़ के देख लें, फिर आप खुद ही कहेंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों से, खुसूसन जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगे, जिनको वो गुमराह कर रहे हैं। जो बात हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है उस बात को वो बढ़ावा दे रहे, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एक बात और कह रहे हो, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, कांग्रेस जो आज माहौल है, जो लोगों का रिस्पांस है और परमात्मा की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, कल सरकार जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। वो कहते हैं अगर ये लोग आ गए तो यहाँ मिलिटेंसी बढ़ेगी। अब आपको बड़ी देर हो गई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे थे बारामूला से, इन्होंने उसके मुकाबले में एक तिहाड़ जेल में बंद आदमी को इलेक्शन लड़ा दी। फिर जनाब होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और उन्होंने 2 दिन पहले आके मैनेज किया और उमर साहब को हरवा दिया। अब दूसरी दफ़ा उमर साहब खड़े हैं
गांधरबल से। अब उनके मुकाबले में एक उधर से तिहाड़ जेल में एक है और उसकी मिसेज भी उधर है, उसको इन्होंने खड़ा कर दिया। जब वो अपने लड़े रशीद साहब वहाँ से बारामूला से, तब लोगों ने हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारे लगाए उस कैंपेन में। इसका मतलब है मिलिटेंसी हम फैला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, या वो देने जा रहे हैं। वो उनको उस किस्म के जो सेंटीमेंट्स का उनको उबार रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, नेशनल काम है वो जमात है जिस जमात के हज़ारों वर्कर कुर्बान हुए। क्या वजह थी? हमने तिरंगा झंडा मजबूती से थाम के रखा था। और मेरे साथ मिनिस्टर बैठते थे दाएं बाएं, दोनों मिलिटेंटों ने मार दिए। MLC एक हमारा जिंदा जला दिया। अब हम मिलिटेंसी फैलाएंगे, ये लोगों को भड़काने वाली बात है, उनको मिसगाइड करने वाली बात है। कई तरह के आरोप जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। कई तरह के जो है ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि पहले उमर अब्दुल्ला साहब जो है चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि जब तक स्टेट हुड नहीं दी जाती वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जो है 2-2 सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। दूसरे मैं बताता हूँ ना, जी, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की भाषा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो बोल रही है, उनको समर्थन किया जा रहा है। इस तरह से कई तरह के बयान लगातार जो हैं आम जनता के बीच में आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब लड़ना नहीं चाहते थे। कोई भी लीडर खुद फैसला नहीं कर सकता, उसका फैसला या पार्टी करती है या अवाम करते हैं। अगर अवाम और पार्टी किसी को मजबूर करती है कि आपको वहाँ से लड़ना है, वो ना कर सकता है। उन्होंने पार्टी की मजबूरी में, पार्टी के उस दबाव से इलेक्शन लड़ा है। तो आज आप इसको एक्सप्लेट कर रहे हैं कि वो क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि कल वो परमात्मा ने चाहा चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। उनको ये परेशानी है, उनको ये परेशानी नहीं क्यों लड़ रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर बीजेपी में कई लोगों को इन्होंने टिकटें नहीं दी, उन्होंने इनके दफ्तर को तोड़ फोड़ की, हमने कभी आपसे कहा ये उनका ज़ाती मसला है, तोड़ फोड़ करें, जो मर्जी करें। उन्होंने कैसे दी, उन्होंने बड़ा कुछ लोगों ने बीजेपी के अपने वर्करों ने इल्ज़ाम लगाया। तो हम उन इल्ज़ामों को नहीं आगे करना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इनको कोई बात करनी हो सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम से कम 4 साल यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा MP रहे हैं। अब उसको पार्टी का अगर प्रेशर आता है तो उसने पार्टी में रहना है। ही हैज़ टू डू दैट कि जो पार्टी के लोग चाहते हैं। हमारी वर्किंग कमेटी 2 दिन की, आप हैरान होंगे, एक भी मेंबर नहीं था जिसने पहले यही बोला कि उमर साहब आपने इलेक्शन जरूर लड़नी है। तो लिहाजा इसमें कौन सी बुरी बात है। आप दूसरा सवाल क्या कर रहे थे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जी। हम पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है और उस वक़्त वो डॉर्मेंट में थे। जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उसका ये एक फार्मूला क्या था, 2 नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज़, मुस्लिम फॉर पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जब महाराजा साहब ने एक्सेशन किया जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, तो उसके बाद ये था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ कैसे लगाना है। मेजॉरिटी मुस्लिम है, आज भी मेजॉरिटी मुस्लिम है, उनको कैसे लगाएं। जवाहरलाल नेहरू बड़े ज़हीन थे, ये कुछ भी कहें, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमने अपने साथ रखा। उन्होंने शेख साहब से बात की। शेख साहब बड़ी टॉलेस्ट लीडर थे, उनकी आवाज़ का वज़न था। उन्होंने लाल चौक में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये गलतियाँ की हैं, हम उधर नहीं जा सकते, हमने इधर जाना है जो नेहरू और अपने इसका महात्मा गांधी का देश है, हम वहाँ जाएंगे। मैंने जम्मू कश्मीर का हाथ, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर का हाथ जवाहरलाल नेहरू हुआ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके हाथ में देता हूँ ताकि हमारी तरक्की हो सके, बेहतरी हो सके। सदोत्रा साहब, जिस तरह से जी अब हमको कहेंगे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप क्यों इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। 370 को लेकर जिस तरह से वो समाप्त हो चुकी है, बड़े मंच पर जो है गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी ताकत जो है इसको वापस नहीं ला सकती है। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 370 को पुनः लाएंगे। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, कहते हैं मैंने तो स्टेज पर, मंच पर कह दिया कि स्टेटहुड का दर्जा जो है दिया जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा और लगातार कई मंच पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और स्टेटहुड जो है वो केंद्र सरकार ही दे सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पब्लिक को गुमराह कर रही है, ऐसा कहना है। माननीय
गृह मंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूँ, आपने तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बात की थी, क्यों नहीं कराई? हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वो आज जो इलेक्शन है ये माननीय होम मिनिस्टर की वजह से नहीं हो रही या बीजेपी की वजह से नहीं हो रही, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके मुताबिक हो रही है। तो ये अपना दावा करते हैं हम आपको स्टेट दे देते। स्टेट जो है हम लड़के भी लेंगे। हम अगर कल असम्बली बनती है, पहला रेजोल्यूशन हमारा होगा कि स्टेट होल्ड रिस्टोर करो। अगर ज़रूरत पड़ी, देखिए आपको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 14 से पहले, 14 में वही ख़त्म हुई, 15 में हमने छोड़ी गवर्नमेंट। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की जो आज अलायंस है, उस वक्त भी अलायंस था। इनका देखिए इन्होंने क्या किया। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको एक देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उमर अब्दुल्ला साहब ने टोटल कैबिनेट को लिया प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने कहा हमको 2 चाहिए। और आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब के उस डेलीगेशन को साथ वायदा किया हम आपको 2 देंगे। आज जम्मू में भी यूनिवर्सिटी है, कश्मीर में भी है, लिहाजा कल स्टेटहुड की बात आती है। इसी तरह हम लड़ेंगे, स्टेटहुड लेके रहेंगे। और एक बात और सुनिए, ये कहते हैं 370 और दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। जो आज ये कह रहे हैं वो हम भी कहते थे कि दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, तो इन्होंने हटाई। तो आज हम इनको कहते हैं हम इसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों की नौकरियां खतरे में हैं, हमारी ज़मीनें खतरे में हैं और हमारी आइडेंटिटी, शनाख्त वो खतरे में है। अपनी बच्चों की नौकरियों के लिए, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, शनाख्त बचाने के लिए हम जदोजहद करेंगे। और हम परमात्मा ने चाहा, इनको तो 75 साल लग गए, हमको इतने साल नहीं लगेंगे। हम 370 और 35 को रिस्टोर करेंगे। 35 की जो स्पिरिट है, वो स्टेट सब्जेक्ट जो था वो महाराजा साहब ने लाया था। महाराजा साहब का जो विजन था उसको उन्होंने तहस नश कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत के 2 टोटे कर दिए। अब ये तवक्को रखते हैं जम्मू के लोग वोट देंगे। जम्मू के लोगों ने महंगाई भी देखी है, जम्मू के लोगों ने गैस महंगा होता भी देखा है, जम्मू के लोगों ने पेट्रोल डीजल महंगा होता देखा है, जम्मू के लोगों ने, बच्चों ने खासकर आपका जो टेलीफोन है इसका रिचार्ज महंगा होता देखा है। इसलिए लोग जो हैं आज वोट की बारी ये है, मन बना चुके हैं तब्दीली का। आप देखेंगे कि पहली तारीख तब्दीली का वोट पड़ेगा। जब 8 तारीख रिजल्ट निकलेंगे आपको पता चलेगा कि कितने माननीय नेता दिल्ली से बीजेपी के आए और उनकी बात कहाँ गई। फिर आप हमसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सदोता साहब, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से चुनावी दौर चल रहा है और निसंदेह 1 अक्टूबर को जो है 3rd फेज़ के चुनाव होने हैं, और जिस तरह से सदोत्रा साहब का दावा है कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, जिसका फैसला जो है जनता करेगी और जनता ने मन बना लिया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।